गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। अविनाश, दिग्विजय भी आए हैं क्या क्लास करने आज? गुड मॉर्निंग सर। आज दिग्विजय भी क्लास कर रहे हैं क्या? वाह भाई वाह। दिग्विजय गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑन होल्ड पे कौन है? श्रेयस। दिग्विजय जरा आइए भाई, कैमरा ओपन करिए, बड़े दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अर्पित, अच्युतम और तन्मय नहीं, आज गायब है। आइए भाई, कहाँ चले गए? दिग्विजय सिंह केवल बस लॉगिन करके छोड़ दिए, सोचते हैं कि अटेंडेंस लग जाएगी, या कोई वॉच नहीं कर रहा है। कितनी चीजें को तुम लोग आसान बना लेते हो ना, अपने मन से कुछ समझना सोचना। चलिए, तो अब आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आप लोग यूटी के लिए तैयार हैं प्रॉपर? अर्पित? यस, थोड़ा सा रिविजन बाकी है। अर्पित? यस सर। कोई दिक्कत बेटा? अरे जितना मैंने नहीं पढ़ाया, सर, बस एक बार पढ़ना है। जितना एक बार व्याकरण का पूरा रिविजन करा दीजिए। व्याकरण का पूरा रिवीजन करा दें? यस, मतलब अच्छा ठीक है, करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये बताइए कि क्या पूरा शब्द और पद से पूरा पढ़ा दें? नहीं ब्रीफली थोड़ा समराइज कर दीजिए। एक मिनट आ रहे हैं, एक मिनट। थोड़ी सी किताब लेना था ना, बिना किताब के हम क्या पढ़ाएंगे। ठीक, पहले प्रगति कागज बैठो, उनको 20 बार कहे हैं ना कागज बैठा करो। बस इतने लोग, और लोग कहाँ है भाई? और लोग कहाँ चले गए? क्लास की गैलरी आई नहीं रही है। तो क्या पढ़ाना है आप लोगों को? ग्रामर की बात कर रहे थे। यस सर। अच्छा, ग्रामर सर वाक्य की रचना के आधार पर ये जो चैप्टर है। अच्छा, रचना के आधार पे वाक्यों के भेद, यही है ना पाठ का नाम शायद? एक मिनट जरा पाठ का नाम तो देख ले। सर 20 लोगों ने मीटिंग ज्वाइन की है, जिसमें 5 लोगों ने एग्जाम दिया। बेटा ये बताइए, एक तो गिन सुन के आप लोग पढ़ते हैं, ऊपर से कैमरा सब लोग ऑफ रखते हैं, क्या मतलब है? चलिए देख लीजिए क्या आप लोगों को जो समस्या है उसका निवारण करते हैं। ठीक, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं सबको? ये बताइए, नहीं दिख रही होगी। एक मिनट पहले आप लोगों को स्क्रीन को दिखाते हैं। ये तो स्क्रीन सबको दिख रही है? तो हमको पढ़ना है क्या? आपको जो दोहराव कराना है, रचना के आधार पे वाक्यों के भेद। बिहारी पढ़ा देंगे, क्यों परेशान हो? पाठ का नाम है रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण। वाक्यों का रूपांतरण। देखिए ये पाठ का नाम है आपके, इसको अगर पहले इस पाठ को अगर आप ब्रेकअप कर दें, तोड़ दें, तो चीजें आपको और अच्छे समझ में आने लगेंगी। ठीक, कहते हैं कि देखिए रचना के आधार पर, मतलब ये वाक्य का एक भेद है। अगर वाक्य अलग मान लेते हैं तो रचना के आधार पर, अगर वाक्यों के आप भेद माने
रचना के आधार पर अगर वाक्य का भेद है तो उसके आधार पर वाक्य बदलेंगे कैसे? वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अगर ये शब्द आता है तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। अगर सरल वाक्यों की रचना हुई है तो उस सरल वाक्य की रचना करने के बाद आप उस वाक्य को मिश्रित वाक्य में या संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, इसी चीज को हमको इस पाठ के अंतर्गत पढ़ना था। ठीक, इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। सर स्क्रीन ब्लैक ब्लैक आ रही है। स्क्रीन ब्लैक ब्लैक आ रही है। बेटा कैमरा ऑन करिए तुरंत। अभी ज्ञान, अक्षता कैमरा ऑन करो। अंकुश, अनु, स्क्रीन ब्लैक ब्लैक आ रही है मतलब बेटा समझ नहीं पा रहे हैं। देख विजय। सर ये आपने शेयर किया लेकिन मुझे पूरा ब्लैक दिख रहा सर नेटवर्क प्रॉब्लम। बेटा वो नेटवर्क प्रॉब्लम। स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, ये समझे कि नहीं? इसमें लिखा है रचना के आधार पर वाक्य। पहले बात सुनिए, बात बोलिए मत आप लोग। जो मैं बोल रहा हूँ तो सुनिए। ये कंटेंट जो मैंने लिखा है इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। अच्छा, नहीं दिक्कत तो अब समझिए। इसके पहले हम जानते हैं वाक्य कि वाक्य क्या होते हैं। अगर वाक्य आप तो आप सीधे कहते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। अगर एक साधारण परिभाषा बताई जाए तो यही नहीं कहेंगे कि शब्दों के सार्थक शब्द को वाक्य, शब्दों के सार्थक मेल को। बोलिए। तो सार्थक समूह के वही यार, सार्थक समूह, सार्थक मेल वाक्य कहते हैं। ठीक, समूह मेल रहेगा तब तो समूह बनेगा। जो हमारे यहाँ सब वाक्य रचना है वो इस तरह से गुजरती है। पहले पे वर्ण बनता है, दूसरे पे शब्द बनता है और तीसरे पे हमारा बनता है क्या? वाक्य। यही तो हमारे यहाँ परंपरा है। हिंदी भाषा में यही परंपरा है ना। ये बोलिए। ठीक, इसके बाद देखिए अब क्योंकि कंटेंट हमने पढ़ाया है इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। वाक्य की परिभाषा हो गई। वाक्य के अंग आपको याद होगा, हमने आपको बताया था 2 अंग कौन कौन से? उद्देश्य और उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है ये बताइए हमको। जिसके बारे में कुछ पता है। अगर मान लो कोई वाक्य है और हाँ, अगर उस वाक्य में किसी के बारे में कुछ बताया जाता है तो उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक, और विधेय क्या होता है कि जब इसी उद्देश्य के बारे में बात की जाए तो वो विधेय होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलिए बोलिए। इसके बाद हमारा था उद्देश्य विस्तार। आपको याद है इसके बाद हमारा क्या था? उद्देश्य विस्तार। कि उद्देश्य का विस्तार कैसे करते हैं? अरे भूल गए क्या तुम लोग भाई? उद्देश्य का विस्तार कैसे करते हैं? बोलिए। सर विशेषण हाँ, देखो ये तो तुमको पता है कि उद्देश्य कर्ता होता है। बोलिए, इतना तो पता है कि नहीं? यस सर। अरे भाई अगर हम कहें कि राम आम खाता है, समझिए बात को, राम आम खाता है। अगर हम ये वाक्य बोल रहे हैं तो इस वाक्य में देखिए क्या है? राम क्या है? कर्ता है। बोलिए। आम क्या है? कर्म है। और खाना क्या है? क्रिया है। ठीक, उद्देश्य विधेय की परिभाषा क्या कहती है? कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। अब ये हमारा एक वाक्य है। इस वाक्य में कहा किसके बारे में जा रहा है? राम के बारे में। राम क्या होगा? क्या होगा? कर्ता। उद्देश्य या कर्ता? कर्ता तो यहाँ लिखा है, उद्देश्य होगा। अब उद्देश्य के बारे में जो बात की जाए ये विधेय होगा। यहां तो किसी कोई डाउट नहीं है?
नो सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब हमको बात करना है उद्देश्य और विधेय के विस्तार पर। उद्देश्य और विधेय का विस्तार क्या होता है? अगर उद्देश्य और विधेय में यदि कोई हम विशेषण जोड़ दें तो इनका विस्तारीकरण हो जाता है। अब विशेषण पूछेंगे सर विशेषण क्या होता है? तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो उद्देश्य, जैसे मान लो अगर हम कहें कि चिड़िया उड़ती है, चिड़िया या चिड़िया उड़ती है, इसमें जरा आपको बताइए कि उद्देश्य क्या होगा, विधेय क्या होगा? हमको आपको समझाते हैं, बोलिए। चिड़िया उद्देश्य और उड़ती है विधेय। आपके कहने का मतलब है कि सर ये उद्देश्य होगा। ओके बेटा? यस। और उड़ती है, आपके कहने का ये मतलब है कि सर ये विधेय होगा। ठीक, हमको करना है उद्देश्य विस्तार। हमने आपको परिभाषा क्या बताई है उद्देश्य विस्तार की? उद्देश्य में विशेषण जोड़ दीजिए। अगर हम यहाँ लिख दें छोटी चिड़िया, तो देखिए चिड़िया की विशेषता क्या होगा कि वो छोटी है। ये विशेषण अगर हम जोड़ दें, ये गुणवाचक विशेषण अगर हम जोड़ दें, तो क्या उद्देश्य में विशेषण जुड़ गया? यस सर। एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। ये छोटी चिड़िया हमारा अब एक उद्देश्य बन गया कि नहीं बन गया? उद्देश्य बढ़ा। देखो विस्तार माने होता है बढ़ना। विस्तार माने क्या होता है? बढ़ना। चिड़िया को बढ़ा दीजिए, छोटी चिड़िया कर दीजिए, बड़ी चिड़िया कर दीजिए, मोटी चिड़िया कर दीजिए, पतली चिड़िया कर दीजिए, तो मिला के आपको विस्तार करना है उद्देश्य का। अब समझ गए? बोलिए। यस सर। अब इसी अब यहां समझ गए। अब इसी से विधेय का भी ले लीजिए, इसको मिटा देना। इसी से विधेय का ले लीजिए। चिड़िया ऊंचा उड़ती है। ऊंचा मत करो यार, तेजी से उड़ाओ ना। तेजी से उड़ाओ, और फिर तेजी से उड़ाओ। यस सर, तेजी से भी उड़ती है। तेजी से उड़ाओ ना यार। देखिए एक ही बात को लेकर सुनिए तो आपको चीजें आसानी समझ में आएंगी। तेजी से उड़ती है, लीजिए विधेय का भी विस्तार हो गया। अब किसी को कोई दिक्कत? कुल मिला के हमको करना क्या है कि उद्देश्य और विधेय में विशेषण जोड़ देना है। बोलिए। सर विधेय क्रिया विशेषण। अरे तो विशेषण का ही तो रूप क्रिया विशेषण है, क्योंकि विधेय क्रिया ही तो होता है, तो क्रिया में क्रिया विशेषण ही तो जुड़ेगा। अगर आप टहल रहे हैं तो टहलना एक क्रिया हो गई। बोलिए। अगर आप टहलना एक क्रिया हो गई। अब इस क्रिया की विशेषता हम क्या बता सकते हैं? या तो धीरे धीरे कह सकते हैं या तेजी से कह सकते हैं। यही तो इस क्रिया की विशेषता हो गई। तो उद्देश्य में क्या करेंगे? विशेषण जोड़ेंगे, और विधेय में क्रिया विशेषण जोड़ेंगे। यही उद्देश्य और विधेय का विस्तार है। अब बताओ बच्चा, किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक। इसके बाद बात आती है उपवाक्य की। इसके बाद जो बात आती है वो आती है उपवाक्य की। उपवाक्य क्या होता है? उप माने समीप। मैंने आपको बताया था, याद है? भूल गए। उप माने होता है समीप। हाँ, उप माने क्या होता है? समीप। कहते हैं कि किसी एक वाक्य में आए छोटे छोटे वाक्यों को क्या कहते हैं? एक वाक्य में आए छोटे छोटे, मान लो कोई वाक्य हमारा है, लिख लो एक वाक्य में आए छोटे छोटे वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
या नोट कर लेंगे तो समझ लीजिए। कोई बात नहीं। अब इसमें भी है प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य वो भेद, संज्ञा पदबद्ध, ये सब पता है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए। ना सर। अब सीधे आ जाते हैं रचना क्या। इसकी भेद समझाते हैं। रचना आश्रित उपवाक्य की। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, नोट कर लीजिए। इसके कितने भेद होते हैं? 3। याद है कि नहीं, भूल गए? बोलिए कौन कौन सा? याद है। संज्ञा उपवाक्य पहला कौन सा है? संज्ञा। दूसरा कौन सा है? विशेषण। विशेषण। हाँ। यस सर। दूसरा है विशेषण। इसे क्रिया विशेषण उपवाक्य। हाँ। तो तीसरा क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक। अब देखिए, पहले इसके पहले आप ये जानिए कि आश्रित उपवाक्य होता क्या है। इसका नाम ही है आश्रित, माने जो किसी पर आश्रित हो, जो किसी के सहारे हो। ठीक। तो आश्रित उपवाक्य जो होता है वो हमेशा दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है। एक तो उपवाक्य है ही। अच्छा, ये आश्रित किस पर आश्रित होगा? प्रधान पर आश्रित होगा। अगर उपवाक्य के 2 भाग हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, तो प्रधान तो भाई मुख्य है, वो तो मेन है। आश्रित किस पर आश्रित होगा? जो मेन होगा उसी पे तो आश्रित होगा। अगर हम निर्भर है किसी पर, तो जो हमसे मजबूत होगा हम उसी पे निर्भर होंगे। बोलिए। यस सर। यस सर। अब संज्ञा उपवाक्य क्या होता है कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर आता है। जो उपवाक्य, ध्यान समझिएगा, किसी संज्ञा या जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की, माने अगर आश्रित उपवाक्य है तो संज्ञा पदबंध क्या करेगा कि जो प्रधान उपवाक्य की संज्ञा होगी उसके स्थान पर आएगा। क्लियर? जैसे उसे विश्वास था कि वह प्रथम आएगी, तो वह संज्ञा है। संज्ञा किसी रूप के स्थान पे है कि नहीं? बोलिए। यस सर। इसी तरह विशेषण है बेटा, और इसी तरह से क्रिया विशेषण है। इसको एक बार आप लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अब सीधे सीधे हम आते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के भेद में। इस पर आते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के भेद में। रचना के आधार पर इसमें आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं कि नहीं पता है? ये भी बताना पड़ेगा। 3 प्रकार के सर। कौन कौन से? सरल, मिश्रित, सरल, संयोग, मिश्रित। इसकी आप लोगों की पहचान हम बहुत आसानी से बताए थे कि आप लोग इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। याद है? देखिए, इनके नाम से इनको पकड़िए। इन बच्चे का नाम है सरल उपवाक्य, सरल वाक्य, एकदम साधारण। अगर कोई वाक्य है तो उसमें कर्ता कर्म क्रिया होगी, सीधी सीधी बात है। बोलिए। अगर कोई वाक्य है तो उसमें कर्ता कर्म क्रिया तो होगी ही। सरल वाक्य क्या कहता है कि एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा। एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। यहां तक किसी को दिक्कत? ना सर। अब इसको देखिए, एक उद्देश्य एक विदेश में। राम खाता है, राम खाता है।
अब जरा सा इस वाक्य को ध्यान से देखिए, सरल वाक्य को देखिए। एक उद्देश्य एक विधेय मिला लीजिए, आपको इसमें क्या दिक्कत है? कि सर यह एक सरल वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय है। क्लियर हो गई? इसमें उद्देश्य क्या है? राम। क्यों राम है? क्योंकि वाक्य में राम के विषय में बताया गया है। विधेय क्या है? जो उद्देश्य के बारे में बताए, मतलब राम के बारे में क्या बताया जा रहा है कि राम खाता है। क्लियर? बोलिए। तो ये उद्देश्य हो जाएगा आपका ये, और ये विधेय हो जाएगा आपका ये। बोलिए। यस हो गई चीजें आसान? यस सर। इसी तरह से संयुक्त। संयुक्त माने होता है जुड़ा हुआ, एकदम कॉमन सी बात समझो। सरल माने एकदम साधारण, संयुक्त माने होता है मिला हुआ, जुड़ा हुआ। अब जुड़ेगा क्या? समझिए बात को। अगर हम संयुक्त वाक्य पढ़ रहे हैं तो इसके मतलब इसका सीधा मतलब है कि जुड़े हुए वाक्यों को हम जानना चाह रहे हैं। तो संयुक्त वाक्य क्या होगा? नोट कर लीजिए। संयुक्त वाक्य सरल वाक्य तो लोग मास्टर हो जाओगे, ये हर जगह पूछता है, आपके यूटी में भी पूछ सकता है 1-2 नंबर के प्रश्न इससे। ठीक है? संयुक्त वाक्य क्या कहता है? अच्छा एक बात और है, जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए आप ट्रेन के 2 डिब्बे हैं, एक डिब्बा ये है, एक डिब्बा ये है। अगर इनको आप जोड़ने का प्रयास करते हैं तो कुछ न कुछ तो सहारा देंगे बीच में ना। बोलिए। यस सर। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन का डिब्बा ये हो गया, एक ट्रेन का डिब्बा ये हो गया, तो इनको जोड़ने के लिए बीच में ये एक देते हैं ना। यस सर। तो ये तो हो गई रेलगाड़ी की बात, ट्रेन की बात। लेकिन जब वाक्य को जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा शब्द, ऐसा कीवर्ड रखेंगे ना कि जो दोनों वाक्यों को जोड़ दे, तभी तो संयुक्त कहाएंगे, नहीं तो मिल नहीं जाएंगे कहीं में। बोलिए। यस सर। तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या कहती है कि मतलब 2 वाक्य जुड़े तो होंगे, लेकिन कैसे जुड़े होंगे? देखो, किताब की भाषा पे मत जाओ, मैं जो बता रहा हूं उसको समझ लो। 2 वाक्य जुड़े तो होंगे, लेकिन किसी समुच्चय बोधक अव्यय से, जैसे की और, जो समुच्चय बोधक अव्यय के चिन्ह है की और, इनसे जो है 2 वाक्य आपस में जुड़े होंगे। परिभाषा आपकी दी हुई है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य, 2 या 2 से अधिक वाक्य। राम एक लड़का है, एक वाक्य। वह विद्यालय जाता है, दूसरा वाक्य। और विद्यालय जाकर के वह फुटबॉल के खेल में हिस्सा लेता है, 3 वाक्य। पहली लाइन क्या कर रही है कि 2 या 2 से अधिक वाक्य, मैंने 3 वाक्य बोल दिए। स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक अव्यय, और समुच्चय बोधक अव्यय मैंने बताया था, और ये और शब्द जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। यस सर। तो जब मैंने और लगाया तो तीनों वाक्य आपस में जुड़े कि नहीं? यस सर। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं और तुम घर पर रहना। जैसे लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा कि माता मैं जा रहा हूं और आप स्कूटी के अंदर रहना। 2 वाक्य हुए। लक्ष्मण जी ने पहले क्या कहा कि माता मैं जा रहा हूं, और फिर उन्होंने समुच्चय बोधक क्या जोड़ा? और आप इस कुटीर के अंदर रहना। चीजें क्लियर? संयुक्त वाक्य में 2 वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अव्यय से मिला दीजिए, वाक्य का अर्थ रहे, निरर्थक वाक्य न बने, उसी को संयुक्त वाक्य कहते हैं। बोलिए। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? जानते हो? देखो दिक्कत कहाँ आती है, हाँ आपको बता रहे हैं। देखिए
सुनिए, हम आपको बता रहे हैं आपको दिक्कत कहाँ आती है। जैसे हमने पढ़ा दिया, अब आप ये किताब बंद कर देंगे। अब किताब ओपन कब करेंगे? जब एग्जाम होगा। तब उस समय होता है क्या कि चीजें विस्मृत हो जाती हैं, आप भूल जाते हैं। अगर आप किसी चीज को रोज पलटते रहिए, 10 मिनट एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। समझ रहे हैं ना कि विद्याभ्यास की वस्तु है बेटा। और अभ्यास कैसे होता है? करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। आप अभ्यास करेंगे तो आपको चीजें आएंगी। आप लोग कभी कुएं से पानी खींचते हुए देखिए हैं? यस सर। देखिए कि नहीं? यस सर। यस सर। उसमें जो पहिया लगा होता है, जो लकड़ी वाला, उस पे लगातार रस्सी खींचते खींचते देखिए उस पे गड्ढा बन जाता है। ये देखिए, कभी इस चीज को अनुभव किए हैं? यस सर। क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है बताइए? क्योंकि वो लगातार अभ्यास करते करते वहीं पे सेट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, और रसरी आवत जात के सर पर परत प्रसन्न। आपके अंग्रेजी में भी एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप अभ्यास करेंगे तो आपको चीजें आएंगी। और अब तो आप 10 में हैं, आपके लिए तो कोई क्षमा ही नहीं है, कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। आप कुछ भी नहीं कह सकते कि सर मेरा ये कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आपका एक टारगेट होना चाहिए, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आप एकदम जैसे घोड़ा देखे आप लोग? घोड़ा बोलिए। यस सर। घोड़े के आंख पे एक पर्दा बांधा रहता है ताकि वो सीधे एकदम सामने देख सके, वो अगल बगल न देखे। आप लोग भी अपने आप को घोड़ा समझ के एकदम ऐसे हो जाइए कि मेरा टारगेट केवल पढ़ना है। ओके? मोहम्मद अफजाल, बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। बात समझ में आ रही है ना? अब देखिए मिश्रित, अगला देखिए मिश्रित वाक्य कहा गया। मिश्रित वाक्य, मिश्रित माने होता है मिला हुआ। सरल माने एकदम सीधा सीधी बात कही जाएगी। संयुक्त मतलब होता है जुड़ना। मिश्रित माने मिला हुआ। नोट करिए, हम पढ़ाने वाले थे आज सपनों के से दिन गुरुदयाल सिंह वाली रचना, जो संचयन में है। लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि तुम लोग के पाठ्यक्रम का हिस्सा है यूटी का, तो हमने कहा कि बता दे। देखिए मिश्रित वाक्य क्या कहता है? कहते हैं कि जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य हो। अगर कोई बड़ा सा वाक्य लिखा है तो उसमें एक मुख्य वाक्य हो और जो अन्य उपवाक्य हो उसी उपवाक्य पर आश्रित हो, मतलब उसी उपवाक्य के सहारे हो। कहते हैं कि जो लड़का मैदान में खेल रहा है वह मेरा भाई है। नोट करिए इस वाक्य को। वह मेरा भाई है। देखिए एक बड़ा सा वाक्य है। बोलिए, अगर इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए तो ये बहुत बड़ा वाक्य आपको समझ में आएगा। आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब इसको आप ब्रेकअप करोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगा। वह लड़का जो मैदान में खेल रहा है वह मेरा भाई है। अब इसमें मेन कौन है? इस पूरे वाक्य में मुख्य कौन है? लड़का मुख्य है। कौन? जो मैदान में खेल रहा है। यहां तक क्लियर है? तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि बोल नहीं रहे हो कि डर रहे हो? क्या मामला क्या है? हाँ? जबरदस्ती हाँ नहीं ना करें तो नुकसान तुम्हारा है। शर्म मत करो पूछने में, जिसने किए शर्म उसके फूटे कर्म, ये जान लेना। समझ गए? तो इसका जो मेन टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है कि इसमें दो उपवाक्य होंगे तो जो दूसरा वाला होगा वो पहले वाले पर आश्रित होगा।
तो जो लड़का मैदान में खेल रहा है अगर इसको प्रधान वाक्य माना जाए तो वह मेरा भाई है, ये कहीं ना कहीं आश्रित है किस पर? लड़के के ऊपर। ध्यान से देखिए, बोलो। यस सर। यस सर। तो अब आपको सरल, संयुक्त और मिश्रित में अंतर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। हैं? अगला है वाक्य संश्लेषण। अगला है वाक्य संश्लेषण। संश्लेषण माने होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना या मिलाना। वाक्य संश्लेषण ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जान लेना। वाक्य संश्लेषण क्या होता है कि भिन्न भिन्न वाक्यों को मिलाना। दो वाक्य हो उनको एक वाक्य में मिला दीजिए, उन्हीं को वाक्य संश्लेषण कहते हैं। छोटे वाक्यों को एक वाक्य में मिला। हाँ, ठीक। जैसे कहते हैं कि राम एक लड़का है, राम स्कूल जाता है, राम अच्छा खेलता है। अब इसी को मिला दीजिए, राम एक अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है और अच्छा खेलता है। ये वाक्य संश्लेषण। क्लियर हो गई बात? यस। अब देखिए वाक्य का रूपांतरण। अगला है वाक्य का रूपांतरण, माने वाक्य बदलेगा कैसे? वाक्य रूपांतरण। अगर आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य पता है तो आप वाक्य रूपांतरण कर ले जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। समझ गए? यस सर। यस सर। जैसे अगर हम कहें सरल वाक्य है कोई, मान लीजिए हम कहते हैं कि राम आकर खेलने लगा। ये सरल वाक्य है, ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय है। ठीक। और इसी को सरल वाक्य को अगर आपको कहा जाए कि संयुक्त वाक्य में बनाइए तो कुछ नहीं करना है, वाक्य को तोड़िए, समूचा बोधक चिन्ह लगाइए और संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दीजिए। बोलिए। यस सर। इसी तरह मिश्रित बनेगा बेटा, इसी तरह से वो बनेगा, क्या कहते हैं? ठीक, देख लीजिए। अब आपको जो दिक्कत हो बताइए। सर मिश्रित बनेगा जैसे ही राम आया वैसे ही खेल। बस इसी को मिश्रित बनाना तो लिखते कि जैसे ही राम आया वैसे ही खेलने लगा। क्लियर? यस सर। यस। पूरी क्लास, हाँ पूरी क्लास तो आज आपकी हो गई इसमें केवल, लेकिन चलिए एक बहुत बड़ा काम भी हो गया। हमारी आपकी ओके बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम हो?